पूंजीपति सरकार इस देश के अंदर चली हुई है, जो पूंजीपतियों की और कुछ चंद लोगों की सरकार इस देश के अंदर चली हुई है, उसकी व्यवस्था के बारे में आपको सचेत करने के लिए, बताने के लिए आपके बीच में आए हैं। अगर किसी को हमारी बात बुरी लगे तो कोई बात नहीं, हम उनका भी स्वागत करते हैं और जिसको अच्छी लगे उनका भी स्वागत करते हैं। दूसरी बात यह है कि आज इस देश के अंदर जो किसान आंदोलन चला हुआ है, यह सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन नहीं है। अगर आप इसको मानते हैं कि किसान आंदोलन है ओनली जो खेती करते हैं उनका ही है, जमींदारों का ही है, या किसी विशेष कास्ट का आंदोलन है, तो आप गलत हैं। क्योंकि यह आंदोलन आज के समय में जन आंदोलन का रूप ले चुका है और जन आंदोलन बन चुका है। और जन आंदोलन ये क्यों बना, किस प्रकार से जन आंदोलन बना और क्यों हर आदमी को इसके लिए लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है? उसकी आवश्यकता इस कारण है क्योंकि अगर आज के समय में जो आपके आसपास के गांव में भी देख रहे हैं, जो आपकी फसल है, खड़ी को किसान नष्ट करने पे मजबूर हो रहे हैं। खड़ी फसल को आज किसान जिस फसल को अपने हाथों से पालता है, आप खुद आइडिया लगाइए। जो आप अगर देसी भाषा की मैं बात करूं, पो और माँ, ठीक है, जो उसका पाड़ा होता है, घर से बाहर नहीं निकला जाता है और उसके अंदर पानी लगाते हैं, उसके अंदर खाद बीज देते हैं और उसी फसल को नष्ट करने की नौबत आज के समय में क्यों आई है? वो सिर्फ इस कारण आई है क्योंकि आज जो ये कृषि बिल लेकर के, ये 3 काले कानून लेकर के सरकार आई है, उनके कारण आपकी वो फसल चाहे आप खेत के अंदर रखो या मंडियों के अंदर लेकर के जाओ, उसका सत्यानाश होना तय है। उसका रीजन ये है कि आज जो फसल आपको 10 रुपए 20 रुपए किलो जो आज आपको अनाज 10 रुपए 20 रुपए किलो मिल रहा है, वही अनाज चंद दिनों में आने वाली जब आपकी फसल तैयार हो जाएगी, रोज जाएगी, कहने को मंडियां हो जाएंगी, लेकिन वहां पे फंडियां वो होंगी। और वो फंडी किस कारण होगी? वो सिर्फ दिखावे के लिए मंडी रहेंगी। वहां पर कुछ चंद लोग आपकी फसलों को खरीदेंगे, उसका स्टॉक करेंगे और फिर उसको कालाबाजारी करेंगे और वो आपकी जो कीमत है जो आपको मिलेगी उससे कई गुना रेट में फिर दोबारा आपके बीच में भेजी जाएगी। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी ही फसल जो आपसे 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो ली जा रही है, फिर वही आपको 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए मिले? अगर आप ऐसी व्यवस्था से छुटकारा चाहते हैं तो आपको जो किसान आंदोलन इस देश के अंदर चला हुआ है उसका समर्थन करना पड़ेगा, उसका खुल करके साथ देना पड़ेगा। अगर यह सरकार चाहती तो कभी के उन कानूनों को नष्ट कर सकती थी, कभी के उन कानूनों को रद्द कर सकती थी, लेकिन क्यों नहीं रद्द कर रही? क्योंकि जो इनका चंदा आता है वो उन्हीं पूंजीपतियों से आता है और अगर ये कानून रद्द कर देती है तो पूंजीपति इनको पैसा देना बंद कर देंगे और उसके बाद चुनाव प्रचार के लिए जो ये हेलीकॉप्टर वगैरह, गाड़ी वगैरह लेकर के आते हैं, तो वो कहां से हो पाएगा? उसके बाद मैं बात करता हूं मेरे मध्यम वर्ग के लोगों की। जो मध्यम वर्ग के लोग ये सोच रहे हैं कि हमें किसान आंदोलन से कुछ नहीं लेना, तो उनको भी मैं एक चीज बता देता हूं, मैं बता देना चाहता हूं कि जो ये फसल के जो रेट में जो एमएसपी के कानून सरकार नहीं लेकर के आ रही, वो सिर्फ इसी कारण नहीं लेकर के आ रही। किसी भी देश को गुलाम बनाने के लिए, किसी भी देश को अगर गुलाम बनाना है, किसी भी देश के लोगों को गुलाम बनाना है, तो हिटलर ने जो बात कही थी कि सबसे पहले उनका खून चूस लो और उनको ऐसी आदत डाल दो कि उनको रोटी पाना भी ये लगे कि हमारा विकास हो रहा है, हमारी उन्नति हो रही है। और वही चीज इस देश के अंदर की जा रही है। ट्रेनें बेच दी, बसें प्राइवेट कर दी, एयरलाइंस प्राइवेट कर दिया और जो आप आजकल फोन यूज करते हैं, पहले इनकमिंग बिल्कुल फ्री होती थी, लेकिन आज 49 रुपीज, 49 रुपए का रिचार्ज कम से कम करवाना पड़ता है। तो ये क्या है? ये पूंजीपतियों की व्यवस्था नहीं, पूंजीपतियों की सरकार नहीं तो क्या है? उसके बाद पढ़ाई के मामले में बात करें, शिक्षा के मामले में बात करें, तो पहले क्या होता था? आप लोग अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी के अंदर भेजते थे, तरह तरह की डिग्री हमारे बच्चे करते थे ताकि वो सक्सेस सोच के आगे पढ़ लिख करके कुछ कर पाए। आज हमें सड़क पर आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? क्यों हमें गांव गांव जाकर के घूम घूम करके ये बातें बतानी पड़ रही हैं? हम भी सरकारी जॉब कर सकते थे, लेकिन क्या हो रहा है? टीजीटी, पीजीटी, पता नहीं कितने अध्यापक इन्होंने हटा दिए। पहले ड्राइंग अध्यापक हटाए, पीटीआई हटा दिए और उसके बाद अब संस्कृत की बारी है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर जाते थे उनकी स्कॉलरशिप आती थी,
वो स्कॉलरशिप रोक दी गई है। जो बच्चे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, ठीक है, या पीएचडी, एलएलबी, बारहटला, डेली टाइम फिल जो भी कर रहे हैं, उनसे एक बार आप पूछ के देखो कि उनकी स्कॉलरशिप कितने दिन से अटकी हुई है, कितने दिन से उनकी स्कॉलरशिप आई हुई है। और उसके बाद हम सोचते थे कि हमारे बच्चे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। जिस प्रकार से इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन उसके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी एक लाइन जोड़ना भूल गए थे कि मैं किसी और के हाथों देश नहीं बिकने दूंगा, कि मैं किसी और के हाथों देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन मैं खुद ये देश बेच दूंगा, लेकिन मैं खुद ये देश बेच दूंगा। और आज वो काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और जो बात कर रहा था मैं, जो सोच रहे थे कि हम हमारे बच्चों को इंजीनियरिंग करवाएंगे, एमबीबीएस करवाएंगे, आज के समय में क्या किया जा रहा है? सरकारी स्कूलों के सिर्फ गेट बदल दिए, गेट बदल के लिखा गया मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और होता क्या है उसके अंदर 500 रुपए एडमिशन फीस, 200 रुपए पर मंथ। क्या गेट बदलने से उसके अध्यापक पूरे हो गए क्या? या वहां की व्यवस्था, जो शिक्षा व्यवस्था थी वो बदल गई, या वहां पे अच्छी व्यवस्था होगी? सिर्फ मात्र गेट ही बदला, गेट बदल के लिख दिया कि मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जहां हमें यह भी बताया जाए कि किन स्कूलों के अंदर जो मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाए हैं, कितने अध्यापकों की पोस्टिंग वहां पे की गई है। उसके बाद आईआईटी का जो कोर्स होता था, आईआईटी के कोर्स की फीस मात्र 2 लाख रुपए होती थी, और आज के समय में उसी कोर्स की फीस 24 लाख रुपए एक साल के आईआईटी की है। और 3 साल का अगर आईआईटी का आप कोर्स करवा रहे हैं बच्चों को, तो 72 लाख रुपए होगी। जिस मेरे भाई के पास 10 किले जमीन है और जो सरकारी जॉब कर रहा है, जिसकी कम से कम भी 1 लाख 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है, वो भी एक बार सोच करके देखे कि 72 लाख रुपए का इंतजाम कहां से करेगा। तो कैसे हमारे बच्चों को इंजीनियर बना लेंगे? कैसे हम नई नई रिसर्च करके इस देश की उन्नति कर लेंगे? उसके बाद हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। एमबीबीएस का जो कोर्स होता था, एमबीबीएस की कोर्स की फीस 54,000 रुपए होती थी बीजेपी सरकार से पहले। 1 साल की फीस 54,000 रुपए होती थी। 5 साल का कोर्स 2,70,000 रुपए में कंप्लीट हो जाता था। लेकिन आज उसी कोर्स की फीस 1 साल की 10 लाख रुपए है। और ये चीज मैं अपनी बातें मैं अपने पास से नहीं कह रहा। आप आरटीआई लगाइए, आप सरकार से आंकड़े मांगिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप आरटीआई के तहत आंकड़े मांगिए। आपको अधिकार दिया गया है आरटीआई एक्ट 2005, उसके तहत आप जानकारी ले सकते हैं। जब 1 साल की 10 लाख होगी, 5 साल की एमबीबीएस की 50 लाख होगी, तो मेरे मध्यम वर्ग के लोग कहां से करवा पाएंगे उसका कोर्स? और गरीबों को तो कहना ही क्या, उनका तो कहना ही कुछ नहीं है। कुछ मेरे भाई संतुष्ट हो रहे हैं कि हमें बिना खर्ची के, बिना पर्ची के नौकरी मिल गई। लेकिन उन मेरे भाइयों से भी पूछना चाहूंगा कि कितने 10वीं पास लगे हैं। ग्रुप डी की नौकरी जो 8वीं फेल के लिए होनी चाहिए थी, जो चाह दे रहा है कि सफाई कर्मचारी की नौकरी जो 8वीं फेल की होनी चाहिए थी, उस नौकरी में मास्टर डिग्री करे हुए, पीएचडी करे हुए, एमफिल करे हुए, वह पीएन लगने लग रहे हैं, चपरासी लगने लग रहे हैं, ग्रुप डी में लगने लग रहे हैं। अगर यह नौकरी है तो मुबारक हो बात हमने। अगर यह नौकरी, इतने बड़े बड़े कोर्स करके यह नौकरी है तो मुबारक हो। उसके बाद जिन्हें 10-10 साल कोर्स कर लिया और उसके बाद जॉब लगी, 5-5, 4-4 साल नौकरी कर ली, वही तासले फैलेंगे के। जो पीटीआई मास्टर थे, जो ड्राइंग मास्टर थे, उन्होंने जी पहला नौकरी कर ली, वह क्या कर सकेंगे? तो उनका भूखे मरण का हाल हो गया कि नहीं हो गया? और जिस तरह ठेकेदार होगा ना, ठेकेदार के अगर पहला उसके गुर के छोटेगा 2-4 बड़का ना आसपास के नहीं ला होगा, चाहे सुल्पा का काम करो, चाहे गांजा अफीम दारू जो मर्जी बेचो, अला इला होगा, फिर उन्हें लत लग जाएगी, उनकी आदत पड़ जाएगी, वो काम यह सरकार करने लग रही है। तो उसका आप कहां तक मान सको कि आपके समाज का, आपके देश का भविष्य सुधर रहा है। उसके बाद बात करते हैं, जो गरीब तबके की बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। और अभी स्टेट के माननीय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी एक बयान देते हैं कि जिसका भी बीपीएल राशन कार्ड है, उसको मरम्मत के लिए 80,000 रुपए दिए जाएंगे।
अरे भाई जो पहले 50,000 रुपया आप दिया करते हो कितने परिवार तो दिलवा रखे हैं, एक बार उसका भी आंकड़ा हमारे से मिल दो। आपके गांव छात्र के अंदर है, आप खुद आइडिया लगा सकते हो, आपके आसपास के गांव में, आपके आसपास के घरों में, ठीक है, कितने लोगों को मरम्मत के पैसे मिले हैं। तो ये कोरलिया प्रोपेगेंडा क्यों? तो ये सिर्फ और सिर्फ चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती है, चाहे वो सर छोटूराम जी की जयंती है, चाहे वो पंडित दीनदयाल जी की जयंती है, चाहे वो बाबा साहब की जयंती हो या साहब काशीराम जी की जयंती हो, संत गुरु रविदास जी की जयंती हो, महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती हो, जितनी भी इन उपलक्ष्य के मौकों पर जो ये भाषणबाजी दे करके और एक चीज करते हैं, ऐलान करते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, तो उसी टाइम अगर आप खड़े होकर के पूछे उनसे कि आपने पिछली जयंती पे ये भी ऐलान किया था, जरा हमें उसका भी बताइए आपने क्या किया। आप वोट डाल करके सरकार जरूर बनाते हैं, लेकिन आप उस सरकार को जिस उंगली पे आप निशानी लगवाते हैं ना वोट की, वही उंगली दिखा करके इनसे सवाल भी पूछिए कि आप पिछली बार भी हमारे से वोट लेकर के गए थे, आपने क्या किया हमारे लिए। उसके बाद बात करते हैं कन्यादान राशि की। कन्यादान राशि सरकार देती है, बहुत सी योजनाएं बना रखी है, कल्याणकारी योजनाएं, नाम देते बहुत अच्छे अच्छे जन कल्याणकारी योजनाएं। अगर किसी की गरीब लड़की की शादी होती है तो कम से कम 2 से 3 लाख रुपए खर्च आता है, कम से कम आता है। क्या करते हैं? अंगूठा लगाते हैं, ब्याज होता है 2 रुपए 3 रुपए सैकड़ा। अगर फाइनेंसर के पास जाओगे तो कम से कम 8 रुपए सैकड़ा ब्याज पड़ता है आपका, किसी फाइनेंसर से उठाना पड़ जाए तो उसके बाद क्या होगा? अगर कोई किसान भाई अपनी लड़की की शादी कर रहा है तो उसमें क्या होगा? वो भी अर्थी का जाके बोलेगा, और अर्थी क्या करेगा? कुछ उसके ठाए और कुछ ब्याज में, कुछ खाद में, सारे उड़ी के उड़ी, वो सारे के सारे उड़ी, तो बचेगा के। लेकिन उसके बाद ये सरकार एक योजना लेके आते हैं कि कन्यादान राशि दी जाएगी। आपके गांव के अंदर इतनी मेरी बहनों की शादी हुई होगी, मेरे बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, वो कोई भी एक साथी मुझे यह बता दे कि उसकी लड़की की शादी में मंडप के दिन या उसकी शादी के दिन इतने पैसे मिले हैं। अरे भाई क्या फायदा उन योजनाओं का जो हमने मिल दिए नहीं, जब हमने ब्याज पे पीछे ठेका ला दिए और उसके बाद 70 चक्कर काटने पड़े हैं। चक्कर किसके काटने पड़े हैं? सरपंच के पास जाओ भाई के बार हमने उसकी इलेक्शन में खिलाफत कर रखी हो, नाम और लावे। उसके बाद नंबरदार द्वारा जाओ, क्योंकि तहसीलदार पटवारी नंबरदार की मानना है, क्या करेंगे जी? मैरिज सर्टिफिकेट बनवाएंगे और उसके लिए कन्यादान राशि का फॉर्म भरेंगे। उस नंबरदार ने उसको दौरा लेकर जाओ, उस नंबरदार को उनके पास लेकर के जाओ और फिर वो सत्यापित करेगा कि हाँ भाई इसकी फलाने की लड़की की शादी फलाने गांव में फलाने के लिए हो रही है। और उसके बाद टाइम पर तहसीलदार भी नहीं पांदा और नंबरदार भी रोज के रोज को नहीं जानता। नंबरदार भी जवाब देते हैं भाई हम नहीं जानते, या आज टाइम नहीं, आज मेरा फलानी जगह जाना है। घर भीतर बेसिक बैठे रहो, आज का टाइम ये हो रहा है कि सारे के सारे घर ठाली हैं। इस टाइम आप यहाँ भी देख सकते हैं कि अपने घर में बहुत से बच्चे ठाली बैठे होंगे, बहुत से साथी ठाली बैठे होंगे, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं है। ठाली है लेकिन टाइम नहीं है। तो वही चीज है कि जब हम नंबरदार ने, सरपंच ने, ठीक है, ये तहसीलदार के पास लेके जावा, वहां तक भी बात नहीं बनती, फिर क्या होगा? एक दो बीच में ब्रोकर दलाल जिसने देसी भाषा में कह दिया वो पाओगा भाई 10-20 हजार रुपये देने पड़ेंगे। अरे इतना उसने किराया फूक दिया, 10-20 हजार रुपये उनता दे देगा तो उसके द्वारा बचे एक घंटा। तो क्या फायदा इसी कन्यादान राशि का? या तो वो कन्यादान राशि जिस दिन हमारी लड़की की बारात आ रही है, जिस दिन हम अपनी लड़की को विदा कर रहे हैं, उससे कम से कम 10 दिन पहले मिलनी चाहिए ताकि हम उस पैसे से व्यवस्था कर सके। या जब वो पैसा हमारे काम ही नहीं आना तो उसका फायदा क्या है? क्यों ये आडंबर रचे जा रहे हैं? क्यों घोषणाएं की जा रही हैं? क्यों बकाया जा रहा है हमारे समाज को? क्यों ये कहा जा रहा है कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे? तो इतनी सारी बातें हैं कि अगर सारी की सारी बातें बताऊं, जैसे मनरेगा का जो है महात्मा गांधी रोजगार कानून गारंटी योजना, एक छोटा जो किसान होता है वो अपनी फसल भी मनरेगा के तहत कटवा सकता है। धान लगवाना तो वो जीरी, अगर जीरी लगवानी है, धान लगवाना है तो वो लगवा सकता है मनरेगा के तहत। अगर किसी भाई ने कोई डाउट हो तो आपके गांव के अंदर मनरेगा के मेट भी हैं और मनरेगा के जो रोजगार सहायक है वो भी हैं और एबीपीओ भी होगा, उन तक जाकर पूछ लियो तो वो उनको काम दे सकते हैं। एक जॉब कार्ड में 100 दिन का रोजगार। लेकिन कितने लोगों के जॉब कार्ड बने हैं? कितनों को रोजगार मिल रहा है? कितने के 100 दिन पूरे करवाए हैं? तो इन सभी समस्याओं को लेकर के
हमने एक प्रदर्शन रखा उचाना विधानसभा का। आपका गांव उचाना विधानसभा के अंतर्गत आता है, तो आपकी उचाना विधानसभा के अंदर ही गुरु रविदास जो मंदिर है वहां पर 9 मार्च को हम एक प्रदर्शन रख रहे हैं। और जितनी भी समस्याएं मैंने आपको बताई है, इन्हीं समस्या को लेकर के हम वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो तमाम साथियों से मेरा अनुरोध है कि अगर इनमें कोई भी डिमांड गलत है, इनमें कोई भी समस्या गलत है, या आपको मेरे द्वारा कही गई कोई भी बात गलत लगती है, तो गलत लगे बुरी लगे कोई बात नहीं है, वो मुझे गाली देगा, मुझे स्वीकार है, लेकिन कम से कम मुझे बताने का कष्ट करे कि आपकी ये डिमांड गलत है, ताकि हम उसको हटा सकें। और अगर सारी की सारी हमारी डिमांड सही है, सारी की सारी हमारी मांगे सही है, तो आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि उस प्रदर्शन के अंदर हिस्सा बनिए, ताकि हम इस प्रशासन के द्वारा, इस जो जींद जिले का प्रशासन है, जो आपकी उचाना विधानसभा का जो प्रशासन है, आईबी, सीआईडी, इनके माध्यम से हम अपनी बात आगे पहुंचा सके। हम एसडीएम साहब के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी के पास अपना ज्ञापन, अपना मेमोरेंडम सौंप सकें, ताकि उनको भी पता चल सके कि इस देश के अंदर क्या व्यवस्था चली हुई है। वैसे तो इस देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो भी इस देश के प्रधानमंत्री ही चलाते हैं, क्योंकि नाम मात्र की शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के पास, वास्तविक शक्ति सारी प्रधानमंत्री के पास होती हैं। और प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी तो ऐसे हैं, उन्होंने उस ट्रेन के अंदर चाय बेची थी जो उस टाइम तक चली ही नहीं थी। तो आगे आप आइडिया लगा सकते हैं। जो एलपीजी के सिलेंडर हैं, इन्होंने बोला था कि मेरी बहनों को धुएं से निजात दिला दी। धुएं से तो निजात दिला दी, लेकिन कम से कम वो सिलेंडर इतना तो ऐसी तुम्हें कर दो कि हम उसने खरीद सका, वो सिलेंडर के रेट ऐसे तो कर दो कि हम उसने खरीद सका। और किसी भी देश की महंगाई उस देश के टूर एंड ट्रैवल से चलती है, उस देश के जो कन्वेंस का सिस्टम होता है उससे चलती है। अगर आपको यहाँ से कोई सामान कैथल की तरफ लेके जाना पड़े, कुरुक्षेत्र की तरफ लेके जाना पड़े, दिल्ली की तरफ लेकर के जाना पड़े, तो आप किस चीज में लेकर के जाएंगे? व्हीकल में लेकर के जाएंगे। और व्हीकल किस चीज से चलता है? डीजल से चलता है, पेट्रोल से चलता है। और अगर उसी पेट्रोल के दाम 10 रुपए लीटर, 20 रुपए लीटर है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि दिल्ली तक, कुरुक्षेत्र तक जाने में कितना सस्ता होगा। और अगर उसी डीजल के और पेट्रोल के दाम 250, 300, 400, 500 हो जाएंगे, तो वो कितना महंगा पड़ेगा। तो महंगाई के लिए सिर्फ इतना सा उदाहरण काफी है कि किसी भी देश का, अगर महंगाई किसी भी देश की बढ़ती है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है, तो वो उस देश के कन्वेंस से सबसे ज्यादा बिगड़ती है। तो मेरे जितने भी मजदूर भाई, किसान भाई हैं, मैं सभी से एक बार फिर अनुरोध करता हूं, एक बार फिर पुनः उनसे अनुमति चाहता हूं, उनको कहना चाहूंगा कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में 9 तारीख को आपके उचाना के गुरु रविदास मंदिर के अंदर पहुंचे, ताकि हम इस सरकार को चेता सकें कि अब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब आप ईवीएम से बढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि आने वाले समय में हम सही तरीके से और अपने वोट का सही उपयोग करके फिर आपको दिखा भी देंगे कि इस देश का किसान और मजदूर अभी जिंदा है। आप सभी ने मुझे इतनी देर तक सुना, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।